गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर हम लोग का है उत्तक, जिसका आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये हम पहले बताए हैं, अगर तुम लोग पढ़ चुके हो तो ये तुम लोग के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, या फिर तुम लोग रिवाइज़ करना चाहो तो इससे रिवाइज़ भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? तो खूब सारी जब कोशिकाएं मिलती है ना, तो क्या बनाती है? वो उत्तक बनाती है ना। ये खूब सारी कोशिका मिलती है और एक विशेष कार्य करती है। क्या करती है? विशेष कार्य करती है। तो क्या बनाती है? उस सारे चीज़ को क्या बोलेंगे? ये पूरे के पूरे चीज़ को बोलेंगे हम लोग उत्तक। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तक। सजीवों की मौलिक इकाई क्या है ना। तो सजीवों की मौलिक इकाई यानी कि जो पहला चीज़ क्या होगा किसी जीव का, तो वो पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर होगा कोशिका, पर हम यहाँ पे आंसर देख सकते हैं जो कि यहाँ पे गलत आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कभी कभी एक आध सवाल में गलत आंसर भी दिया हुआ हो सकता है। तो सजीवों की मौलिक इकाई कोशिका ही है ना, कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। आगे है, तने के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो हम बताए हैं कि अगर ये तना बोलेंगे, है ना, पेड़ है, तो इसका सबसे ऊपरी भाग में ऊपर जाने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए एक उत्तक पाई जाती है, जिसका नाम है विभाज्य उत्तक। जिसका एक और नहीं, जो शीर्ष में पाया जाता है उसको शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे अभी तो आंसर हो जाएगा विभाज्योत्तक। अगर विभाज्योत्तक में भी अंतःवृष्टीय विभाज्योत्तक, पार्श्व विभाज्योत्तक और शीर्षस्थ विभाज्योत्तक बोलता, तो हम यहाँ पे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक लिखते हैं। किसी उत्तक के विभाजन से पौधे की लंबाई बढ़ती है। तो किस उत्तक के विभाजन से? तो अगर लंबाई बढ़ रही है तो जरूर वहाँ पे नया नया कोशिका बन रहा होगा। और नया कोशिका कैसे बनता है? तो विभाज्योत्तक प्रक्रिया से। ठीक है, मतलब विभाज्योत्तक उस उत्तक का नाम है, वो क्या करता है? नया नया कोशिका बनाता है। पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो विभाज्योत्तक यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा। मतलब जहाँ पे वृद्धि हो रही है उस एरिया को, देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इस एरिया को हम लोग विभाज्योत्तक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सवाल होगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के क्रियाशील के कारण होती है? तो फिर से एक बार यहाँ पे आंसर हो जाएगा विभाज्योत्तक। ठीक है, इसके लिए वापस से आंसर विभाज्योत्तक हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए मैं। देखो यहाँ पे किसी लंबाई बढ़ने वाला बोला है ना। हम अभी बोले थे शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जो होता है वो पौधे की शीर्ष में पाया जाता है और ये लंबाई बढ़ाता है ना। पार्श्व विभाजक क्या करता है? पार्श्व विभाजक, ये पेड़ है मान लो, तो किनारे किनारे पाया जाएगा और ये पेड़ की मोटाई जो चौड़ा होता है ना, है ना, धीरे धीरे जब पेड़ का कम एज रहता है तो वो पतला रहता है, जब ज़्यादा एज करेगा तो उसका तना भी मोटा रहता है ना। तो मोटा किसके कारण हुआ? पार्श्व विभाज्योत्तक। इसका एक और नाम है कैम्बियम। इसके ऊपर सवाल भी हम लोग देखेंगे। कैम्बियम एक और नाम है इसका, कैम्बियम। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे शीर्षस्थ विभाज्य होगा आंसर, जो लंबाई को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? अभी हमने बोला कि एक उत्तक होता है जो किनारे किनारे पाया जाता है, तना के किनारे किनारे पाया जाएगा। ये भले ही तुमको एक लाइन जैसा दिखे, लेकिन ये चारों ओर पाया जाता है। जो पेड़ रहता है ना, वो इस प्रकार की उसकी मोटाई होती है ना। मतलब कि अगर हम पेड़ को काटे तो इस तरह दिखेगा, तो जो रहता है
क्या बोलते हैं, पार्श्व विभाज्योतक वो किनारे किनारे इस प्रकार पाया जाता है कि इसकी मोटाई बढ़ा सके। भले यहाँ लाइन दिख रहा होगा। उसको एक और नाम हम दिए थे कैम्बियम का, जो कि यहाँ पे आ भी गया है ना। किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनती है। तो वार्षिक वलय, अगर पौधा का कितना साल हुआ है पेड़ का, तो उसका एक तरीका होता है। जब तुम इसको पेड़ को काटोगे तो जितना ज़्यादा वलय तुमको दिखेगा, रिंग टाइप का दिखता है, तुम लोग देखा होगा अपना घर तरफ, जितना ज़्यादा रिंग होगा उतना ज़्यादा उसका साल हुआ है ना। तो ये वलय क्यों बनते हैं, तो पार्श्व विभाज्योतक के कारण ही बनते हैं, क्योंकि मोटाई यही ना बढ़ा रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा उसका उम्र होगा जितना उतना ही मोटा होगा, है ना। और मोटाई कौन बढ़ाता है, पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है। मृदोत्तक की कोशिकाएं के बीच क्या पाई जाती है। तो हम बता दें कि कोई भी कोशिका हो, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, किसी भी प्रकार की कोशिकाएं हों, उनके बीच एक स्थान पाई जाती है। जैसे यहाँ पे पाई जा रही है एक स्थान, है ना। इस स्थान को हम लोग अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं। अब बात है कि अंतर और अंतरा में कैसे हम लोग पता करें, है ना। अंतरा मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर का चीज़। अंतरा कोशिकीय बोल रहा है, यानी कि ये कोशिका का अंदर का भाग के बारे में बात कर रहा है। और अंतर कोशिका की बात कर रहा है तो दो कोशिकाओं या मतलब बहुत सारी कोशिकाओं के बीच के स्थान की बात कर रहा है ना। तो अंतर और अंतरा में तुम लोग समझ गया होगा क्या डिफरेंस है ना। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सल्की एपिथेलियमी का क्या प्रमुख कार्य है। तो सल्की एपिथेलियमी जो होता है वो चपटा चपटा होता है ना, बहुत पतला होता है और चपटा होता है। इसका पहला काम जो होता है वो होता है विसरण कराना। जैसे ऑक्सीजन लेके आया खून, तो खून से हमारी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगी, तो ये सल्की एपिथेलियमी उसको पहुंचाएगा विसरण के माध्यम से, है ना। ये तो पहला काम होता है। और दूसरा काम होता है इसको सुरक्षा देना, है ना, थोड़ा बहुत सुरक्षा देता है। तो उसी के अनुसार जो भी होगा मेरा आंसर, मतलब ऑप्शन में दिया हुआ, सुरक्षा, जनन, उत्सर्जन, इनमें से कोई नहीं। जनन तो कर ही नहीं सकता, उत्सर्जन भी नहीं कर सकता, तो ये सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है। जिस मृदोत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे कहते हैं। तो पेड़ पौधे में जो कोशिका होती है वो अमूमन 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला कॉलेनकाइमा, पहला पेरेनकाइमा होती है, पेरेनकाइमा। उसके बाद है कॉलेनकाइमा, और लास्ट में आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो जो पेरेनकाइमा है ना, और कॉलेनकाइमा, ये दोनों जीवित कोशिका होती है ना। और ये स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है। अब ध्यान से सुनो, जितने भी जीवित कोशिका होगी उसमें हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक मतलब समझता है सब कोई, इसका मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक क्या है, तो पता चला तुम लोग को, ये क्लोरोप्लास्ट है और इसमें हरित मतलब क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो जीवित होगा या पेरेनकाइमा या तो कॉलेनकाइमा, तो जो जीवित होगा उसी में हरित लवक पाया जाएगा। अब ऑप्शंस के अनुसार जो भी मेरा दिया हुआ रहेगा हम उसमें टिक लगाएंगे। क्या दृढ़ उत्तक है, क्या दृढ़ उत्तक जो बहुत कड़े कड़े होते हैं, जो कड़ा है वो खुद मृत होगा, है ना, ये मृत होगा। तो ये जो है इसमें नहीं पाई जाएगी, है ना। मृत में सारा ऑर्गेनेल्स यानी सारा जो माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या होता है, केंद्रक, ये सारे कुछ मर गए होते हैं, है ना। तो कॉलेनकाइमा जीवित है और इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो नारियल का रेशा देखा होगा बहुत सख्त रहता है और कड़ा रहता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है ना।
नारियल में की नारियल की बात नहीं कर रहे, नारियल का ऊपरी छिलका जो होता है वो भी स्क्लेरेन काइमा से बना होता है और ये पेड़ को पौधा को मजबूती देने का काम करता है। तो नारियल का जो रेशा होता है वो भी स्क्लेरेन काइमा से ही बना होता है, या इसको दृढ़ उत्तक भी बोल सकते हैं। दृढ़ उत्तक कहने का मतलब स्क्लेरेन काइमा बहुत दृढ़ होता है, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे दृढ़ उत्तक बोला जाए या स्क्लेरेन काइमा एक ही बात है। निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रैकिड। ट्रैकिड इंग्लिश नाम है ना। वाहिनिका होता है इसका हिंदी नाम, और ये पाया जाता है जाइलम का भाग है ये, जाइलम। और वेसल, हिंदी अंग्रेजी नाम इसका वेसल और वाहिका होता है ना। तो ये भी पाया जाता है जाइलम में ही, है ना। हम लोग जानते हैं जाइलम में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्या नाम है उसका? वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ऐसा होता है ना। तो इनके अलावा जो भी होंगे वो जाइलम में नहीं पाए जाएंगी, है ना। फ्लोएम का भाग होता है ये, इसमें भी 4 होता है। चालनी नालिका, चालनी नालिका, साथी कोशिका और फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ऐसे करके 4 होता है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चालनी नालिका। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। तो चालनी नालिका अभी हम देखे है, सखी कोशिका, सखी यानी साथी कोशिका भी इसको बोलते हैं। तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, सखी अजीब अजीब लिख दिया है ना। साथी कोशिका हम लोग पढ़े, यहाँ पे सथी कोशिका लिख दिया, ठीक है। और एक होता है तंतु। तंतु मतलब होता है फाइबर, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ा है? चालनी नालिका, साथी कोशिका, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा पढ़े ना, है ना। उसी में क्या हम लोग स्नायु पढ़े हैं? इसमें नहीं पढ़े। स्नायु जो होता है वो एनिमल टिश्यू बोल सकते हैं इसको, जंतु उत्तक। एनिमल टिश्यू है यानी कि जंतु उत्तक है ये। मतलब क्या बोलते हैं, पौधों में पाई ही नहीं जाती। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ही, स्नायु, जो कि पौधा में पाई ही नहीं जाती, पूरे न जाइलम में न फ्लोएम में, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं? तो ये संवहन उत्तक है। जाइलम क्या करती है? जल और खनिज लवण का संवहन करती है, और फ्लोएम खाना का संवहन करती है, ठीक है। तो ये संवहन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्वों को ले जाए। हेलो, हाँ आइबो 9 बजे ले, ठीक। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? सिंपल और परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब ये होता है, अब समझना है ना। जब हम लोग पादप कोशिका पढ़ रहे थे, है ना, पादप कोशिका पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बताया था कि 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। विभाज्य उत्तक जो हमेशा विभाजन करते रहते हैं, और अस्थायी उत्तक जो एक बार विभाजन हो चुके, अब वो दोबारा विभाजन में भाग नहीं लेंगे, है ना। तो उन्हें बोलते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक हम देखे थे 3 प्रकार के होते थे। क्या क्या होते थे? कॉलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो बोला गया है कि कौन से हैं, तो कॉलेनकाइमा है ही, पेरेन्काइमा है ही, और स्क्लेरेन्काइमा भी है। तो इनमें सभी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार इसको फिर से तुम लोग लिखना चाहो तो लिख लो। पादप कोशिका को 2 भागों में बांटा जाता है, विभाज्य उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक, ठीक है। अब अस्थायी उत्तक को
दो भाग मतलब 3 भागों में बांटा जाता है, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जिसमें हम बताए थे कि ये दोनों जीवित होते हैं और एक मृत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है? तो जाइलम में 4 कोशिका होती थी। एक का नाम था जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिका और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 3 प्रकार के होते थे, जिसमें से केवल एक जीवित होता था और बाकी तीनों का तीनों मृत कोशिका होती थी, है ना। तो जो कौन जीवित है? तीसरा नंबर का जाइलम पैरेन्काइमा। क्या नाम है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जाइलम मृदुतक लिख रहा है यहाँ पे बुक में, सारा कुछ यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जाइलम मृदुतक लिखा गया। तो तुम लोग याद रखना, मृदुतक शायद इसी का नाम दिया गया होगा। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, कहीं इंग्लिश हिंदी कर दे रहा, यहाँ पे लिखना चाहिए वाहिनिका, है ना। चलो लिख ही देते हैं हम। तो वाहिनिका किस में पाए जाते हैं? तो जाइलम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हमें भी अभी बोले 4 प्रकार की कोशिका होती है, किस में? जाइलम में। क्या क्या? जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, निम्न में से कौन जाइलम का भाग नहीं है? ट्रैकिड है। जाइलम नालिका नहीं है, नहीं, जाइलम नालिका तो होगा, इसी को वेसल बोलते हैं, नालिका को। क्या क्या तुम लोग को परेशान करने के लिए दिया। इसको बोलते वाहिनिका, इसको बोलते वाहिका, नलिका को वाहिका बोलते हैं। तुम लोग बुक में देख सकते हो, हम आसान कर दे रहे हैं। जो जाइलम का कोशिका का नाम है जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर और चालनी नालिका। चालनी नालिका फ्लोएम का भाग है ना, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, है ना, मतलब जाइलम का भाग नहीं है। इसके अलावा पर जाइलम पैरेन्काइमा होता तो हमारे चारों का चारों मिल जाता। ठीक है, आगे है जाइलम किससे बना होता है? तो ट्रैकिड से बना होता है, बिल्कुल। ट्रैकिड यानी अब यहाँ पे वाहिनिका लिखना पड़ेगा, है ना। वाहिकाएं वेसल्स, कभी क्या क्या बोल दे रहा है। तो इससे भी बना होता है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो आंसर होगा ये और बी दोनों होगा। रक्त है, इसको तो रट लेना है, तरल और संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक कहने का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, तरल रूप में। हाँ, और ये एक कोशिका को दूसरे से जोड़ने का काम भी करता है, इसीलिए संयोजी उत्तक भी है। इसीलिए इसका नाम हम रख दिए तरल संयोजी उत्तक। एक संयोजी उत्तक है तो कौन सा है? रक्त भी संयोजी उत्तक है, अस्थि भी संयोजी उत्तक है, कंडरा भी संयोजी उत्तक है, और यहाँ पे इसीलिए बोलेंगे इनमें सभी जो होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा। रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त जो होता है उसमें कोशिका पाई जाती है और तरल पदार्थ पाया जाता है। कोशिका पाई जाती है और तरल पदार्थ, वो उस तरल का नाम पूछा है ना। तो जैसे हम कोशिका को पूरा निकाल देंगे तो एक पीला पीला सा तेल जैसा लगभग तुम लोग के पास तरल पदार्थ बचेगा, जिसका नाम होता है प्लाज्मा। क्या नाम होता है? प्लाज्मा। लाल रक्त कोशिका को निकाल देंगे तो मेरा तरल आधात्री बच जाएगा, है ना। श्वेत कोशिका को भी निकालना पड़ता है, प्लेटलेट्स को भी। तो एक प्योर खून में, है ना, जब हमारे शरीर से खून निकलता है उसमें ये चारों चीज़ पाई जाती है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारा कुछ। पर तरल जो भाग होता है वो केवल यही होता है, ये सब कोशिकाएं हैं। ठीक है, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है? तो हम बता दें कि स्क्लेरेन्काइमा
हार्ड चीज़ में पाई जाती है। जो सख्त तरह के छाल होता है, मतलब जितने भी पेड़ पौधे में देखते हैं सख्त भाग, वो स्क्लेरेनकाइमा से ही बने होते हैं। तो उनके कोशिका को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरिड्स। क्या बोलते हैं? स्क्लेरिड्स। आगे है बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो यहाँ फिर से एक बार स्क्लेरेनकाइमा से ही बना होता है। ट्रैकिड और अंडवाहिनी नहीं, ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक क्या होते हैं? तो ट्रैकिया पूछा गया ना। ट्रैकिया किसे बोलते हैं पता है? श्वसन नली को। देखो ऐसे करके होता है। तो इसके यहाँ पे अंदर वाली भाग में एक तरह का कोशिका पाई जाती है, जिनके पास क्या होता है, हम छोटी छोटी इस प्रकार की क्या बोले, पश्चिमाभ पाई जाती है। छोटी छोटी बाल जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है। जो क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं तो इधर से धूल कण जाती है, तो धूल कण को छानने का काम करती है। और अंडवाहिनी में क्या होता है कि अंडा को एक दिशा में मूव कराने के लिए यहाँ पे इनके पास पश्चिमाभी होती है, इसीलिए पश्चिमाभी एपिथेलियम हम यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, आंसर समझ में आया? पश्चिमाभी एपिथेलियम क्यों होता है? क्योंकि इनका काम एक दिशा में चीज़ों को भेजना है। जैसे कि छींकेंगे तो एक ही दिशा में ले जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पश्चिमाभ मतलब समझ गया, पश्चिमाभ इन छोटे छोटे बाल जैसी संरचना को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है? तो जहाँ पे भी कॉन्ड्रो शब्द आ जाता है, कॉन्ड्रो है ना, कॉन्ड्रो शब्द जहाँ आ जाता है तो वो उपास्थि से रिलेटेड शब्द है। जब हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं तो इस शब्द का अधिकतर उपयोग उपास्थि के लिए करते हैं। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट वगैरह वगैरह। तो ये किसकी कोशिकाएं हैं? तो ये उपास्थि की कोशिकाएं। ठीक है, कॉर्क कोशिकाएं में पाया जाता है। तो कॉर्क जो होता है वो छाल होता है ना, जैसे पेड़ है तो जब बुढ़ा हो जाता है तो इसके ऊपर में एक छाल बन जाता है। तो छाल के ऊपर कौन से एक पदार्थ पाई जाती है? ठीक है, एक पदार्थ पाई जाती है जिसका नाम है सुबेरिन। क्या नाम है? सुबेरिन। इसका क्या काम होता है? सुबेरिन का काम होता है कि पेड़ के अंदर पानी को घुसने से बचाना। ये पानी से रेजिस्टेंट होता है, पानी को अपने पास आने नहीं देता है। तुम लोग कुछ पत्ता देखा होगा जिसमें सुबेरिन लगा होता है, इस पर पानी डालेगा तो पानी तैरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर सुबेरिन होता है। तो हाँ, कॉर्क के कोशिकाओं पर भी सुबेरिन पाया जाता है। तो हमारा आंसर सुबेरिन हो जाएगा। ठीक है, शरीर का बाहर और भीतरी रक्षक आवरण बनाता है। तो एपिथेलियमी ऊतक ही है जो मतलब रक्षा करने के लिए लेयर बनाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रेखित पेशी है। तो पेशीय ऊतक हम लोग पढ़े हैं, जिसमें क्या होते हैं, कौन कौन सी? एक कोशिका होती है इस प्रकार की, स्मूथ मसल बोलते हैं उसको, चिकनी पेशी। एक होती है रेखित पेशी जिसमें ऐसे ऐसे रेखा बनी होती है ना। और एक होती है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी मतलब हृदय में वो केवल पेशी पाई जाती है। जैसे दो पेशी है तो दो पेशी को जोड़ने के लिए एक यहाँ पे इंटरक्लाइटेड डिस्क भी लगा होता है, ज्वाइंटर बोलेंगे, ज्वाइंटर लगा होता है। स्पेशल प्रकार का पेशी है। ये 3 प्रकार की पेशी होती है ना। तो बोला गया है रेखित पेशी, ये दोनों जो है वो अनैच्छिक होती है, इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अगर है तो भी वो अनैच्छिक क्रिया है ना। और ये जो होती है रेखित पेशी, जो हमारा हाथ में है, पैर में है, हमारे मुंह में है, जिससे हम लोग अपने इच्छा अनुसार बोलते हैं, वो रेखित पेशी ही है। ठीक है, अस्थि या उपास्थि क्या है? तो हम लोग बताएं संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक में अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंडरा, स्नायु, ये सब
कुछ एग्जाम्पल्स है जो लगातार आते रहते हैं। वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों में को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है कंडरा। क्या नाम है? कंडरा। इसको इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। ये क्या जोड़ता है? पेशी को, जो मसल्स है, तुम लोग देखा मुर्गा खाया है ना, उसको जब काटा जाता है तो अंदर हड्डी, जैसे ये है और इसके बीच हड्डी फंसा हुआ रहता है ना, ये मांस है और ये हड्डी है। तो क्या तुम लोग छुड़ाना चाहे तो छूट जाएगा क्या मांस और हड्डी? आसानी से नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लगा होता है कंडरा, जो क्या करता है, इसको जोड़ने का काम करता है। जब हम लोग सिजाते हैं तो वो धीरे धीरे छूटने लग जाता है, क्योंकि टेंडन उस टाइम पे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। समझ में आया? टेंडन और स्नायु क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ता है ना। ठीक है, आगे देखते हैं रंध्र को। रंध्र के क्या कार्य हैं? तो रंध्र हम लोग जानते हैं क्या होता है। पेड़ में पाई जाने वाली एक ऐसे ऊतक है जो फूलती है तो गैस अंदर जाता है और जब सिकुड़ती है तो गैस बाहर आता है ना, मतलब गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन भी करता है ये। ठीक है, ये और भी दोनों हो जाएगा आंसर। जब ये खुलेगा तो पानी भी कुछ बाहर निकलेगा और उसी से होता है वाष्पोत्सर्जन। अरेखित पेशी यानी कि चिकनी पेशी की बात करी गई है ना। चिकनी पेशी की बात करी है। ये अनैच्छिक है या ऐच्छिक है? तो अनैच्छिक है, अभी हम बोले थे। रक्त में पाई जाने वाली तर्कुरूपी केंद्रक युक्त कोशिकाएं को क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट्स के पास कोई केंद्रक नहीं पाई जाती, प्लाज्मा के पास तो कोई केंद्रक है ही नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं के पास भी नहीं है। सो कोशिका, रुक जाओ, रक्त में पाई जाने वाली तर्कुरूपी केंद्रक युक्त कोशिका को क्या नाम? केंद्रक युक्त। हमारा आंसर डी होगा, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है वो गलत दिया गया। ठीक है, तुम लोग देख लेना। श्वेत कोशिका में ही केवल केंद्रक पाई जाती है। केंद्रक इसमें पाई जाती है, बाकी किसी में केंद्रक नहीं। प्लाज्मा ये तो पानी है, इसमें तो होगा ही नहीं। लाल रक्त कोशिका में भी केंद्रक नहीं पाई जाती और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है? तो डेंड्राइट तंत्रिका ऊतक हम जब छापे थे, है ना, कुछ ऐसे हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये सब डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये सेल बॉडी या फिर साइटोन बोले और इसको बोलते हैं एक्सोन। तो देखो, डेंड्राइट भी है, साइटोन भी है, एक्सोन भी है। लिग्निन, लिग्निन जो है वो पेड़ पौधा, क्या बोलते हैं, पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, भाग नहीं है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा हम पहले ही बता चुके हैं कि स्क्लेरेनकाइमा का काम कठोरता देना होता है। किस ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं? संवहन ऊतक जो एक जगह से दूसरे जगह पोषक तत्वों का वहन कराए। तो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, पर यहाँ पे जाइलम आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। रक्त तथा अस्थि किस प्रकार के ऊतक है? तो ये जोड़ने वाले ऊतक है, संयोजी ऊतक है। रक्त और अस्थि, ये क्या बोलते हैं, हड्डी भी तो किसी चीज़ को जोड़ता है ना, तो वो भी क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक ही है। ठीक है, तो ये संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। आगे है, निम्नांकित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी है, रक्त भी है, कंकाल। पेशी नहीं है, पेशीय ऊतक पेशी ऊतक का उदाहरण। ठीक है, निम्न में से कौन जंतु ऊतक नहीं है? तो पेरेन्काइमा नहीं है, एपिथेलियल है, संयोजी है, पेशीय है। तो हमारा आंसर पेरेन्काइमा हो जाएगा। निम्न में से कौन पादप ऊतक नहीं है? कॉलेनकाइमा अभी हम पढ़े, जाइलम भी है, फ्लोएम भी, एपिथेलियम। पादप कोशिका नहीं है। निम्न में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक है? सरल अस्थायी ऊतक हम बोले थे, ये संवहन ऊतक है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी संवहन ऊतक है, नहीं होगा।
अस्थाई उत्तक, ये विभाज्य उत्तक, जो कैम्बियम है ये विभाज्य उत्तक है। विभाज्य उत्तक है, तुम लोग देख सकते हैं, इसी को पार्श्व विभाज्य उत्तक बोलते हैं। विभाज्य उत्तक है ये, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि यहाँ गलत दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोग सुधार लेना इसको। निम्न में से कौन विभाज्योतक नहीं है? तो शीर्षस्थ उत्तक जो विभाज्योतक है, पार्श्ववल्लभ भी हम लोग देखें, अंतर्वृष्टीय भी देखें, पेरेन्काइमा नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये बिल्कुल भी विभाज्योतक नहीं है, ये एक सरल अस्थायी उत्तक है। निम्नांकित में कौन से पेशीय उत्तक नहीं है? रेखित पेशीय उत्तक हम लोग पढ़े, अरेखित पेशीय उत्तक भी पढ़े हैं, अकार्डियक पेशी भी पढ़े। यही 3 प्रकार के पेशीय उत्तक पाए जाते हैं। ये उपास्थि जो वे संयोजी उत्तक है, ये क्या बोलते हैं, पेशीय उत्तक नहीं है। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? गति के लिए तुम लोग देखेगा तो पेशीय उत्तक जो है वो गति कराते हैं, है ना। अगर हमारे पास मसल्स ना रहे तो ताकत हम लोग बना ही नहीं पाएंगे जिससे चल पाए हम लोग, है ना। तो पेशीय उत्तक से हम लोग गति कर पाते हैं। ये कौन सा उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है क्या कहलाता है ना। तो देखो उस उत्तक का नाम है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, है ना। इसको वसा उत्तक भी बोला जाता है कभी कभी, जो कि क्या किसका प्रकार है, ये एक संयोजी उत्तक का प्रकार है। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक का प्रकार है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी उत्तक। ठीक है। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है? तो अभी हम बताए हुए थे, जाइलम जो है वो खनिज और जल का वहन करता है, और फ्लोएम भोजन का वहन करता है। कौन सा उत्तक पौधों में भोजन का संवहन करता है? तो फ्लोएम आंसर हो जाएगा, अभी हम बताए हैं। आगे है, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन नाम का रासायनिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो दृढ़ उत्तक में पाई जाती है। यानी कि जो ज़्यादा कड़ा कड़ा जो हम लोग देखते ना, जैसे छाल हो गया, बहुत कड़ा होता है, कठोर होता है, ये मृत होते हैं। इसको और कड़ा करने के लिए एक पदार्थ होता है लिग्निन नामक, जो दृढ़ उत्तक में पाए जाते हैं। इसी को स्क्लेरेन्काइमा हम लोग बोले थे, है ना, पिछला जब बना रहे थे, तो दृढ़ उत्तक का ही नाम स्क्लेरेन्काइमा, मृदु का पेरेन्काइमा था। 2 अस्थियों को जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है लिगामेंट, या इसी का हिंदी नाम है स्नायु। क्या नाम है? स्नायु। टेंडन जो है वो क्या बोलते, पेशी को हड्डी या अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस पता कर लेना। 2 अस्थियों को जोड़ना, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट का इस्तेमाल किया इस्तेमाल नहीं, लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक क्या है? तो यहाँ पे हम बोल देंगे कंडरा है ना। ये दोनों को याद रखना, कंडरा को इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश हम दोनों बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी टेंडन पूछ दिया जाए, स्नायु तो लिखा ही हुआ रहता है ना। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो अस्थि, हड्डी और मांसपेशियाँ, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है टेंडन। अभी हम बोले और आ भी गया, है ना। देखो, इसका हिंदी नाम है कंडरा, तो दोनों वाला याद रखना, क्योंकि ये दोनों तरह का सवाल पूछा गया। मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो मृत कोशिका जहाँ पे भी होगा वो कड़ा हो जाता है, उसका जो कोशिका भित्ति होती है वो कड़ा हो जाती है, इसीलिए वो दृढ़ संरचना बनाती है, दृढ़ उत्तक में पाई जाएगी। क्या स्थूलोकोन टिश्यू हृदय पेशी में तो होगा ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। रैनवेयर्स जोड़ पाए जाते हैं, तो हम बता दें ये तंत्रिका कोशिका है, और अच्छे से बनाते हैं। ये तंत्रिका कोशिका, और इसके बीच
ऐसे माइलिन का मतलब क्या बोलते हैं, कोटिंग किया हुआ रहता है, चढ़ाया हुआ लेयर रहता है। इसके बीच देखो हम गैप दिए यहाँ पे, है ना। इसको बोलते हैं रैनवियर जोड़, रैनवियर जोड़ बोलते हैं इसको, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर, ठीक है। तो वो कहाँ पाई जाती है, तो तंत्रिका कोशिका में हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 9th में हम देखे नहीं, शायद दिया हुआ भी नहीं है, फिर भी बताया गया, पूछा गया तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे है दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जहाँ मिलते हैं उसको अंतर्ग्रथन, क्या बात है यार, सिनेप्स का 10वें में जब तुम लोग पढ़ोगे तो सिनेप्स को सिनेप्स ही लिखा गया है ना। तो अंतर्ग्रथन यानी कि बता दे तुमको, जो ये मान लो कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से जब जुड़ता है ना, मान के चलो यहाँ से जुड़ा तो इसका डेंड्राइट, तो यहाँ पे जो स्थल होगा, है ना, दो न्यूरॉन का जो जुड़न मतलब स्थल होगा उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। और हिंदी में अंतर्ग्रथन, अंतर्ग्रथन बोला गया तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे इंग्लिश में आ भी गया तो दोनों को याद रखिएगा, सिनेप्स या अंतर्ग्रथन। दिया गया चित्र किस प्रकार का उत्तक है। तो देखो यहाँ पे गोल गोल है और इसके बीच में रुक जाओ, इसको ऑप्शंस के अनुसार जाते हैं हम। देखो यहाँ पे गोल गोल संरचनाएं हैं और ये जो गोल गोल होती है ना, अगर हम कोलेनकाइमा देखते हैं तो तुम लोग वहाँ पे देखना ऐसे करके कोशिकाएं होती है और कड़ी सी होती है ना। यहाँ पे इनके बीच में क्या बोलते हैं, वो लिग्नन पाया जाता है जिससे वो कड़ा हो जाता है और इसका शेप ऐसा ही रहता है, ये गोल गोल है मतलब पिचका हुआ जैसा। तो ऐसा एक ही सेल का गुण है जो कि है पेरेनकाइमा, ठीक है। तुम लोग एक बार देख लेना बुक में ये चित्र के बारे में, ठीक है, पेरेनकाइमा लिखा होगा यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।